बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। हिंदी सिनेमा के इतिहास में शोले वो फिल्म है जिसे 27 साल बाद 50वें फिल्म फेयर अवार्ड में 50 साल की सबसे बेहतर फिल्म करार दिया गया। और इस फिल्म को बीबीसी ने फिल्म ऑफ मिलेनियम के खिताब से नवाजा। इस फिल्म के बेहतरीन डायलॉग इस कदर प्रभावशाली रहे कि आज कई दशक बाद भी लोगों के जहन में जस के तस जिंदा है। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए। 1975 में आई ये ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने रुपहले पर्दे के इतिहास में अपना अलग ही मुकाम बनाया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय किरदार इसमें नेगेटिव रोल निभाने वाले डाकू गब्बर सिंह का माना गया? कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। और फिल्म की सफलता से सबसे ज्यादा फायदा भी गब्बर सिंह मियामी अमजद खान को ही हुआ। दोस्तों, फिल्म के अंदर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। डाकू गब्बर सिंह के दमदार रोल को जानने के बाद इसे फिल्म के तीनों लीड एक्टर भी निभाना चाहते थे और बड़ी मुश्किल से अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और धर्मेंद्र को इस रोल को ना करने के लिए मनाया गया। गब्बर सिंह के जिस दमदार किरदार को निभाकर अमजद खान हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए, इस रोल के लिए दोस्तों वो निर्माता निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे। उस दौर के किसी विलन के इनकार के बाद इनकी झोली में ये फिल्म आई। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक रंगमंच के कलाकार को एक ऐतिहासिक किरदार मिल गया और क्यों उस दौर के सभी बड़े स्टार हीरो इस किरदार को निभाने के लिए बेताब थे। आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गब्बर सिंह का किरदार, जो कि एक नेगेटिव किरदार होने के बावजूद ये किरदार इतना दमदार हो गया कि वही इस फिल्म की पहचान बन गया और मुख्य किरदार ठाकुर जय वीरू से भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गया। वो 2 थे और तुम थी, फिर भी वापस। शोले फिल्म जो सालों बाद भी बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म की कहानी हो, किरदार हो या डायलॉग्स हो, आज भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार। इस फिल्म में जय के रूप में अमिताभ बच्चन, वीरू के रूप में धर्मेंद्र का किरदार, डाकू गब्बर सिंह के रूप में अमजद खान और बाकी सभी किरदारों को इस तरह बनाया गया कि लगभग 50 साल बाद भी लोग इस फिल्म को याद करते हैं। इन किरदारों का जादू ऐसा रहा कि ये उन्हें निभाने वाले कलाकारों की पहचान बन गया। शोले फिल्म के गब्बर सिंह के किरदार से उस समय के नए कलाकार अमजद खान न सिर्फ बॉलीवुड में स्थापित हुए बल्कि दर्शकों के जहन में भी वो हमेशा हमेशा के लिए अमर भी हो गए। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। 15 अगस्त 1975 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म के बाद कुछ ही हफ्तों में अमजद खान शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे थे। यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए, निकल गई सब एक। चारों ओर गब्बर सिंह के चर्चे होने लगे थे और देखते ही देखते उनके बोले डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ चुके थे। जब फिल्म के किरदारों का सिलेक्शन चल रहा था तो उस समय के बड़े बड़े अभिनेता गब्बर सिंह के रोल को करने के लिए इच्छुक थे। यहाँ तक कि उस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार धर्मेंद्र ने भी इस भूमिका को निभाने की इच्छा जताई थी। बहुत कटीली नचनिया हो, जरा हमको भी दिखाओ 2-4 ठुम। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने तो इसके लिए राइटर सलीम जावेद से बात भी की थी, लेकिन उन्हें पहले ही वीरू के रोल के लिए चुना जा चुका था। इसलिए निर्माता जेपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें गब्बर सिंह की भूमिका को देने के लिए तैयार ही नहीं हुए। बताया जाता है कि रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर वो गब्बर बनेंगे तो वीरू का रोल संजीव कुमार को देना पड़ेगा, जो बसंती यानी हेमा मालिनी के ऑपोजिट है। दोस्तों, उन दिनों संजीव कुमार और हेमा
हेमा मालिनी की नजदीकियां मीडिया की सुर्खियों में रहती थी और धर्मेंद्र इसे और हवा नहीं देना चाहते थे। इसलिए धर्मेंद्र ने गब्बर सिंह के किरदार से अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। कहते हैं धर्मेंद्र के बाद संजीव कुमार ने इस रोल के लिए ट्राई किया, लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि उनके अलावा कोई दूसरा ठाकुर के रोल अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। तो जब तक मैं जिंदा हूँ गब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते। दरअसल सलीम जावेद ही नहीं, निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी ने भी डैनी डेंजोंगपा से गब्बर सिंह का रोल कराना चाहते थे। डैनी साहब इससे पहले अपने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का लोहा मनवा चुके थे। 1973 की मर्डर मिस्ट्री फिल्म धुंध में ठाकुर रंजीत सिंह के किरदार की कामयाबी के बाद वो भी लगातार फिल्में कर रहे थे। इसलिए डैनी साहब उन दिनों बहुत बिजी कलाकार हुआ करते थे। फिल्म के कलाकारों के नाम का ऐलान हुआ तो उसमें डैनी भी शुमार थे, लेकिन फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग आड़े आ गए। अभिनेता फिरोज खान की ये फिल्म मशहूर हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की हिंदी रीमेक थी। फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी और इस फिल्म के शेड्यूल में किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश ही नहीं थी। अभिनेता फिरोज खान ने शूटिंग के डेट्स बदलने से मना कर दिया। अफगानिस्तान के मौसम और परिस्थितियों के चलते वो शूटिंग के लिए कुछ अतिरिक्त समय भी लेकर चल रहे थे। इसलिए फिल्म धर्मात्मा के शेड्यूल में बदलाव कर पाना लगभग फिरोज खान के लिए नामुमकिन सा था। ऐसे में डैनी को धर्मात्मा और शोले में से किसी एक फिल्म को ही चुनना था। डैनी साहब फिरोज खान को नाराज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा वो गब्बर सिंह के रोल से पीछे हट गए। शोले फिल्म की शूटिंग शुरू होने में कुछ ही सप्ताह का समय रह गया था। ऐसे में डैनी साहब के मना करने से फिल्म के निर्माता और निर्देशक के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद गब्बर सिंह के लिए नए कलाकार की तलाश शुरू हो गई। गब्बर सिंह जैसे खास किरदार को निभाने के लिए ऐसे दमदार कलाकार की तलाश थी जो किरदार के साथ इंसाफ करे और साथ ही अपने करिश्माई व्यक्तित्व से अमिताभ, धर्मेंद्र और संजीव कुमार जैसे मंजे हुए कलाकारों पर भी कहीं से कम ना पड़े। दोस्तों, रमेश सिप्पी उस समय तक विलेन के रूप में स्थापित हो चुके प्रेम चोपड़ा और रंजीत तक को लेने का मन बना रहे थे, लेकिन उसी समय अमजद खान सलीम साहब के संपर्क में आए। वो अमजद खान को अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि अमजद खान ने उस समय तक सिर्फ एक ही फिल्म में अभिनय किया था, लेकिन थिएटर में अपने हुनर से पहचान बना ली थी। जावेद अख्तर साहब ने अमजद खान के कुछ नाटक देखे थे। रमेश सिप्पी, सलीम जावेद दोनों ही गब्बर सिंह के किरदार के लिए अमजद खान को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ थे। एक दिन सलीम साहब अमजद खान से मुंबई के बस स्टैंड पर मिले और कहा कि उनके लिए एक बड़ी फिल्म में अहम रोल है, लेकिन अभी तक ये पक्का नहीं है। उन्होंने अमजद खान को डायरेक्टर रमेश सिप्पी से मिलवाने की बात कही थी। इसी बीच अभिनेता सत्येन कपूर, जिन्हें ठाकुर के नौकर रामलाल की भूमिका के लिए लिया गया था, वो अमजद खान के साथ में काम कर चुके थे। कप्पू से जब अमजद खान की एक्टिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी रमेश सिप्पी को ये आश्वस्त किया कि अमजद खान युवा सोच वाले युवा कलाकार है। बात अमजद खान से रमेश सिप्पी की मिलवाने की हुई तो उन्होंने एक चांस लेने के लिए अमजद खान से मिलने को तैयार हो गए। अमजद खान साहब के बारे में कहा जाता है कि गब्बर सिंह के रोल निभाने के लिए उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना वजन बढ़ाया था और आवाज में भी काफी बदलाव किए। ऑडिशन से पहले उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और दांत भी खुद ही काले कर लिए थे। आखिरकार गब्बर सिंह के रोल के लिए उनका ऑडिशन हुआ और उन्होंने उस ऑडिशन में वो कर दिखाया जो रमेश सिप्पी को तलाश थे। 20 सितंबर 1973 को उन्हें गब्बर सिंह के रोल के लिए साइन कर लिया गया। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? बड़ी मेहनत और अरमानों से फिल्म का काम पूरा हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1975 को जब ये फिल्म उस समय के बॉम्बे में रिलीज हुई तो सभी के हौसले पस्त हो गए। पहले 15 दिन तो फिल्म का रिस्पांस काफी खराब था। फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी और खराब रिव्यू के कारण दर्शकों ने उसे लगभग नकार ही दिया था, लेकिन जिसने भी इसे पूरा देखा उसके दिलो दिमाग पर फिल्म और सबसे खास गब्बर सिंह का जलवा कायम हो गया और माउथ पब्लिसिटी ने काम करना शुरू कर दिया। सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब
गोली खा। और इस माउथ पब्लिसिटी से शोले फिल्म ऐसी चली कि चारों ओर इसी की मांग होने लगी। इसके बाद तो इसे देश के दूसरे हिस्से में भी रिलीज किया गया। फिर तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े, पिछले कई रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो फिल्म लगातार 5 सालों से भी ज्यादा समय तक चलती रही। केवल भारत ही नहीं, शोले को रूस और कई दूसरे देशों में भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। शोले से पहले अमजद खान ने बतौर अभिनेता 2 फिल्मों में ही काम किया था, लेकिन गब्बर सिंह के रूप में अमजद खान ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उस समय तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जा। अमजद खान ने गब्बर सिंह में ऐसी जान फूंकी कि वो अब बाकी किरदारों पर लगभग हावी हो चुके थे। दर्शकों के दिलो दिमाग पर उनका जादू कुछ ऐसा चला कि लोग आपस में गब्बर सिंह के डायलॉग बोलने लगे। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50। आज भी लोग तरह तरह से इन डायलॉग्स का इस्तेमाल असल जिंदगी में करते हैं। फिल्म शोले के बाद अमजद खान विलेन होते हुए भी स्टार बन गए थे और उन्हें अपने फिल्म में साइन करने के लिए बड़े से बड़े निर्माता निर्देशकों की लाइन लग गई थी। गब्बर और शोले की कामयाबी को देखते हुए कई निर्माताओं ने आगे भी ऐसी कई फिल्में बनाई, लेकिन फिल्म या कोई कलाकार शोहरत की उस बुलंदी तक दोबारा नहीं पहुंच सका। यहाँ तक कि खुद अमजद खान भी दोबारा वो करिश्मा दोहरा नहीं पाए। 1991 में आई रामगढ़ के शोले में उन्होंने एक बार फिर गब्बर सिंह का किरदार निभाया, लेकिन ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर वो जगह नहीं बना सकी। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे। शोले फिल्म को 23वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 9 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन सफलता के लिए बॉक्स ऑफिस की तरह यह भी फिल्म की किस्मत में इंतजार ही लिखा था। अमजद खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो अवार्ड से चूक गए। फिल्म शोले सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद केवल फिल्म के एडिटर MS सिंधे को उनकी लाजवाब एडिटिंग के लिए अवार्ड मिला। बाद में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमजद खान को और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए राम यदेकर को अवार्ड दिया गया। और दोस्तों, सबसे मजे की बात है कि 27 साल बाद 50वें फिल्म फेयर अवार्ड में शोले को पिछले 50 साल की सबसे बेहतरीन फिल्म के रूप में दोबारा नॉमिनेट किया गया। ये इस तरह की पहली घटना थी और इस बार इस फिल्म ने कई अवार्ड्स जीते। यहाँ तक कि BBC ने 1999 में इस फिल्म को फिल्म ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड दिया। वही ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे सर्वश्रेष्ठ 10 भारतीय फिल्मों में शुमार किया। तो दोस्तों, इस तरह एक ऐतिहासिक फिल्म का एक नेगेटिव किरदार जहां हमेशा के लिए अमर हो गया, तो वही इसे निभाकर एक नए कलाकार अमजद खान हिंदी फिल्मों के सबसे चर्चित विलन बन गए। महज एक फिल्म ने अमजद खान को मानो रातों रात स्टार बना दिया और घर घर में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और शोले फिल्म आपको कैसी लगी थी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।